कहानी की शुरुआत एक छोटे से परिवार से शुरू होती है जिसमें एक डैन नाम का आदमी होता है, उसकी पत्नी जिसका नाम है एमी और उसकी बेटी जिसका नाम है मूरी। पहले के समय में डैन अपने परिवार के साथ जिंदगी से बहुत खुश था, लेकिन फिर सारी चीजें खराब हो जाती हैं जब यह पता चलता है कि भविष्य में दुनिया खत्म होने वाली है, इसलिए सरकार को सैनिकों की जरूरत है। और हम कहानी में डैन और बहुत सारे लोगों को पानी के बीच देखते हैं जहां डैन के हाथ में बंदूक है। और यहाँ से कहानी पहले के समय में जाती है जहां हम डैन को देखते हैं जिसके हाथ में बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि उसकी बेटी का जन्मदिन होता है तो उसे बहुत खुशी होती है। और जब सब पार्टी मना रहे होते हैं तब यहाँ पर डैन की पत्नी एमी आती है और कहती है कि तुम्हारे पिता का फिर से ग्रीटिंग कार्ड आया है मूरी के लिए। और डैन उस ग्रीटिंग कार्ड को कचरे के डिब्बे में फेंक देता है और कहता है कि हमें उनके आशीर्वाद की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। फिर एमी डैन को ऑल द बेस्ट कहती है क्योंकि डैन अभी एक इंटरव्यू के लिए जा रहा है। डैन को विज्ञान में बहुत ही ज्यादा रुचि है और वह हमेशा लैब में काम करना चाहता था और उसे स्कूल में पढ़ाने में बिल्कुल भी मजा नहीं आता, इसीलिए वह रिसर्च का काम करना चाहता है और आज उसे इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है। डैन अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर निकल ही रहा होता है और बहुत ही खुश नजर आता है। तभी उसे कॉल आता है और उसे बताया जाता है कि उसे इंटरव्यू के लिए आने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वह नौकरी किसी और को दे दी गई है। और इस बात को सुनने के बाद डैन बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है और फिर घर के अंदर चला आता है और बैठकर फुटबॉल का मैच देखने लगता है। तभी फुटबॉल ग्राउंड में एक बड़ा सा धमाका होता है और धुएं के बीच में से कुछ इंसान बाहर आते हैं जो देखने में सैनिक लग रहे होते हैं क्योंकि उन सब के पास बंदूकें होती हैं। और उनकी टीम की मुखिया लेफ्टिनेंट सबसे कहती है कि हम भविष्य से आए हुए हैं और भविष्य में युद्ध चल रहा है इंसानों को बचाने के लिए। अगर भविष्य में वैसी ही चीजें 11 महीने और चलती रहीं तो भविष्य से इंसानों का नामो निशान मिट जाएगा और हमारे भविष्य के दुश्मनों से लड़ने के लिए हमें आपकी मदद चाहिए क्योंकि आप लोग हमारी आखिरी उम्मीद हैं। इसीलिए हम चाहते हैं कि आप सब लोग हमारे साथ आएं और भविष्य का युद्ध हमारे साथ लड़ें। और अब समय ऐसे ही बीतता जाता है और 12 महीने का वक्त बीत जाता है और हमें खबर दिखाई जाती है जब हमें पता चलता है कि पूरी दुनिया में अफरा तफरी का माहौल है क्योंकि अब तक लाखों लोगों को भविष्य में भेजा जा चुका है, लेकिन जितनी बड़ी तादाद में लोगों को भविष्य में भेजा जा रहा है उतनी ही छोटी तादाद में लोग भविष्य से वापस आ रहे हैं। इसीलिए लोग बहुत ज्यादा डर चुके हैं और भविष्य में नहीं जाना चाहते। तभी हम डैन को देखते हैं जो फिर से स्कूल में पढ़ा रहा होता है और वह देखता है कि बच्चों का पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा, इसीलिए वह सबसे कहता है कि आज हम किसी और चीज पर बात करेंगे और पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं करेंगे। डैन किसी टॉपिक पर बात करना चाहता है, तभी एक बच्चा हाथ उठाता है लेकिन डैन उसे नजरअंदाज कर देता है और वह लड़का पूछता है कि मैं एक बात करना चाहता था। तभी डैन कहता है कि तुम्हारे पास सिर्फ एक ही टॉपिक है, ज्वालामुखी, लेकिन बाकी लोग ज्वालामुखी के बारे में कोई बात नहीं करना चाहते। ये बातें चल रही होती हैं। तभी डैन के फोन पर संदेश आता है और उसे पता चलता है कि उसे पास वाले रिसर्च सेंटर में जाना पड़ेगा जहां डैन के बहुत सारे टेस्ट किए जाते हैं। फिर उसके हाथ में एक यंत्र फिट कर दिया जाता है और यहाँ पर डैन को बताया जाता है कि आज से ठीक 7 साल बाद तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। और इस बात को सुनकर डैन बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और वह पूछता है कि आखिर मेरी मृत्यु कैसे होगी। तब वे लोग कहते हैं कि हम यह बात आपको नहीं बता सकते। यहाँ के लोग डैन को यह भी कहते हैं कि आपको जल्दी ही भविष्य में युद्ध के लिए जाना पड़ेगा और हमने जो आपके हाथ में यंत्र लगाया है इससे हम आपको ढूंढ सकते हैं, इसलिए आप चाहकर भी यहाँ से भाग नहीं सकते और आपको युद्ध के लिए भविष्य में जाना ही पड़ेगा। तभी हम एमी को देखते हैं जो उन सारे लोगों की थेरेपी करती है जो भविष्य से वापस आते हैं। और जितने भी लोग भविष्य के युद्ध से वापस आते हैं उनकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब होती है। तभी डैन एमी के पास आता है और कहता है कि मुझे भी चुना गया है और मुझे जल्दी ही भविष्य में जाना पड़ेगा। और इस बात को सुनने के बाद एमी बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और कहती है कि मैं हर रोज उन लोगों से मिलती हूँ जो भविष्य से वापस आते हैं और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती, इसीलिए हम यहाँ से भाग चलते हैं जहाँ कोई हमें ढूंढ न सके। लेकिन डैन कहता है कि सरकार के पास ट्रैकिंग डिवाइस है जिसकी मदद से वे हमें ढूंढ सकते हैं। तब एमी कहती है कि तुम्हारे पिता इसे तुम्हारे हाथ से हटा सकते हैं। और यहाँ पर डैन अपने पिता के पास जाने के लिए तैयार हो जाता है जहाँ हम उसके पिता को देखते हैं जिनका नाम जेम्स है और वह सरकार से नफरत करता है, लेकिन किसी जमाने में वह भी आर्मी में था और उसने लड़ाइयाँ भी लड़ी थी। लेकिन जेम्स डैन को और ज्यादा डराता है कि जब वह अपने हाथ से यंत्र को निकालेगा तो उसे बहुत दर्द होगा। और यहाँ डैन और जेम्स की बातें होती हैं जिससे हमें पता चलता है कि जेम्स डैन और उसकी माँ को बचपन में छोड़कर चला गया था, इसीलिए डैन उससे इतनी नफरत करता है। और यहाँ पुरानी यादें ताजा होने लगती हैं जिससे डैन को गुस्सा आ जाता है और फिर वह बिना उस यंत्र को निकाले ही वहाँ से चला जाता है। और घर जाने के बाद एमी से कहता है कि उसने निश्चय कर लिया है कि वह भविष्य में जाएगा और युद्ध लड़ेगा। एमी यह सुनकर बहुत ही ज्यादा उदास हो जाती है और कहती है कि तुम्हें इस बात के लिए अपनी बेटी से अनुमति लेनी पड़ेगी। डैन अपनी बेटी मूरी के पास जाता है और कहता है कि मुझे एक सप्ताह के लिए बाहर जाना है किसी जरूरी काम के लिए, लेकिन मूरी बहुत ही ज्यादा होशियार है
और वह कहती है कि मुझे पता है कि आप भविष्य में युद्ध लड़ने जा रहे हैं। फिर डैन रिसर्च सेंटर पहुंचता है जहां वह बहुत बड़ी भी देखता है और उन्हें बताया जाता है कि जल्दी ही उन्हें भविष्य में भेजा जाएगा और यहाँ इन सारी चीजों के बारे में बताया जाता है कि वहाँ कैसे लड़ना है और किनसे लड़ना है, क्योंकि भविष्य में उन्हें एलियंस से लड़ना है जिन्हें सब लोग व्हाइट स्पाइक्स बुलाते हैं। और इसी बीच डैन की दोस्ती एक व्यक्ति से होती है जिसका नाम चार्ली है। चार्ली ने वातावरण शास्त्र में पीएचडी कर रखी है, इसलिए यहाँ दोनों अलग अलग थ्योरी के बारे में बात करते हैं। चार्ली यहाँ कहता है कि एक चीज यहाँ देखने वाली है कि हम जितने भी लोगों को चुना गया है सबकी उम्र लगभग 40 के बराबर है और इसका मतलब यह है कि हमें आज इसलिए भेजा जा रहा है क्योंकि 30 साल बाद हम में से बहुत सारे लोग मर चुके होंगे, जिससे हमारा भविष्य में अपने आप से आमना सामना नहीं होगा। तभी एक लड़की बाकी लोगों से सवाल पूछती है कि अगर हमें पता है कि हमारा दुश्मन कौन है तो हम क्यों नहीं उस वक्त में जाकर उन्हें खत्म कर देते। जब उनकी शुरुआत हुई थी तब यहाँ के लोग बताते हैं कि हमारे पास सीमित तकनीक है और हमारी जो टाइम मशीन है वह सिर्फ एक ही दिशा में चलती है। हम यहाँ से 30 साल बाद जा सकते हैं और वहाँ से इस समय में वापस आ सकते हैं। अभी उन्हें बताया जाता है कि हर रोज ट्रेनिंग दी जाएगी और एक सप्ताह बाद भविष्य में भेजा जाएगा। लेकिन जब ये सारे लोग रात में आराम कर रहे होते हैं तभी अचानक अलार्म बज जाता है। डैन पूछता है कि क्या हो रहा है और उसे बताया जाता है कि भविष्य में हमारा एक ग्रह है और हमारे पास वही आखिरी लैब बची है जहाँ पर रिसर्च चल रही है कि इन एलियंस को कैसे मारा जाए। लेकिन उन एलियंस ने उसी लैब पर हमला कर दिया है, इसलिए उस लैब को बचाने के लिए हमें तुम लोगों की जरूरत है। और अब धीरे धीरे सारे लोगों को भविष्य में भेजा जाने लगता है। अब हम देखते हैं कि यहाँ के सिस्टम में खराबी आ जाती है और जो लोग जमीन पर लैंड करने वाले थे उन्हें आसमान में ही छोड़ दिया गया है और सारे लोग एक एक करके नीचे गिर रहे हैं और बहुत से लोग मारे जा रहे हैं। लेकिन डैन की किस्मत अच्छी होती है कि वह एक स्विमिंग पूल में गिरता है और यहाँ डैन को उसका साथी चार्ली भी मिलता है और एक लड़की कहती है कि डैन तुम्हारे पास फौजी का अनुभव है, इसीलिए तुम इस पूरी टीम को लीड करो क्योंकि तुम्हारे पास ही वह डेटा है जो हमें लैब से लाना है। यहाँ डैन की टीम एक जगह पहुंचती है जहाँ उन्हें बहुत सारे लोगों की लाशें दिखाई देती हैं जो कि व्हाइट स्पाइक्स ने मारी होती हैं। डैन भविष्य में इन जीवों से लड़ने के लिए आगे बढ़ता है और यहाँ बहुत सारी अफरा तफरी मची है। डैन लैब से जरूरी डेटा लेकर जल्दी से बाहर निकलने लगता है, तभी उसे पता चलता है कि व्हाइट स्पाइक्स वहाँ आ चुके हैं। डैन पहली बार एक व्हाइट स्पाइक को देखता है और जल्दी ही ये सारे व्हाइट स्पाइक्स उन पर हमला कर देते हैं और बहुत सारे लोगों को मार देते हैं। तभी वहाँ एयरफोर्स की टीम निकल पड़ती है उस पूरी जगह पर बम गिराने के लिए। डैन की टीम को कहा जाता है कि यहाँ से जल्दी भागो और उनके पीछे बहुत सारे व्हाइट स्पाइक्स होते हैं। तभी आसमान से बम गिरता है और उस धमाके की वजह से ये सारे लोग बेहोश हो जाते हैं। जब डैन की आंख खुलती है तो वह अपने आप को एक कैंप में पाता है और वह देखता है कि उसके पास सिर्फ चार्ली और डोरियन बचे हैं। तभी डैन डोरियन से पूछता है कि बाकी लोग कहाँ हैं, तो डोरियन बताता है कि सारे के सारे मारे गए और इस बात को सुनने के बाद डैन को बहुत दुख होता है। डैन डोरियन से पूछता है कि तुम तीसरी बार भविष्य में क्यों आए हो। तब डोरियन बताता है कि उसे कैंसर है और वह जल्दी ही मरने वाला है, लेकिन वह नहीं चाहता कि उसे कोई आम मौत मिले। फिर डैन को बताया जाता है कि कर्नल उससे मिलना चाहती है। डैन कर्नल के पास पहुंचता है और कर्नल डैन का शुक्रिया अदा करती है कि वह बहुत ही जरूरी जानकारियां उनके लिए बचाकर लाया है। तभी बातों ही बातों में डैन को कर्नल का पूरा नाम पता चलता है और वह नाम होता है मूरी फॉरेस्टर, यानी कि कर्नल कोई और नहीं बल्कि डैन की बेटी मूरी है। इस बात को जानने के बाद डैन बहुत खुश होता है और कहता है कि उसे गर्व है कि वह उसकी बेटी है। लेकिन मूरी ये सुनकर बिल्कुल भी खुश नहीं होती और ऐसा लगता है कि मूरी डैन को बिल्कुल पसंद नहीं करती। वह कहती है कि आपको यहाँ इसलिए नहीं बुलाया गया ताकि आप मेरे पिता बने, बल्कि इसलिए बुलाया गया है क्योंकि हमें आपकी जरूरत है। यहाँ मूरी डैन को अपने अगले मिशन के बारे में बताती है कि हम जल्दी ही व्हाइट स्पाइक्स के घोंसले में जाने वाले हैं जहाँ हमें सिर्फ मादा व्हाइट स्पाइक्स मिलेंगी क्योंकि मादा ही बड़ी तादाद में एलियंस को जन्म देती है और जितने भी नर व्हाइट स्पाइक्स होते हैं वे उनकी सुरक्षा करते हैं और हमें उनमें से एक मादा को पकड़ना है ताकि हम एक ऐसा हथियार बना सकें जिससे इन सब का सफाया हो सके। फिर वे घोंसले की तरफ निकल पड़ते हैं जहां मूरी डैन को बताती है कि हमें आज तक पता नहीं चल पाया कि ये एलियंस पृथ्वी पर कब पहुंचे क्योंकि किसी ने भी इनके आने का ध्यान नहीं दिया और धीरे धीरे इनकी तादाद बढ़ा गई और ये इंसानों को अपना खाना बनाने लगे। हमें इन्हें खत्म करने का रास्ता ढूंढना ही होगा। तभी ये लोग उस घोंसले के पास पहुंच जाते हैं जहां मूरी डैन को ऊपर रहने के लिए कहती है और खुद घोंसले के अंदर चली जाती है जहां बहुत सारे लोग मादा व्हाइट स्पाइक को पिंजरे में डालने की कोशिश कर रहे होते हैं और मूरी उसे पिंजरे में डाल देती है। तभी डैन देखता है कि सारे व्हाइट स्पाइक्स को पता लग गया है कि हम उनके घोंसले पर हैं, इसीलिए वे बहुत बड़ी तादाद में वहां आ रहे हैं। डैन भी नीचे चला जाता है और वे सब मिलकर उस मादा को पिंजरे में डाल देते हैं और हेलीकॉप्टर उसे लेकर वहां से जाने लगता है। लेकिन बाकी हेलीकॉप्टर्स को व्हाइट स्पाइक्स नष्ट कर देते हैं, इसीलिए डैन और मूरी गाड़ी में बैठकर वहां से जाने लगते हैं और वे समुद्र के किनारे जाकर रुकते हैं। यहाँ मूरी डैन पर बहुत गुस्सा होती है कि जब मैंने आपको ऊपर रहने के लिए कहा था तो आप नीचे क्यों आए। और डैन कहता है कि मैं अपनी बेटी को मरते हुए नहीं देख सकता था,
इसलिए मैं आपको बचाने आया था। डैन पूछता है कि आखिर तुम मुझसे इतनी नफरत क्यों करती हो? तब मूरी कहती है कि आप हमें छोड़कर चले गए थे। जब मैं 12 साल की थी आपने मुझे और मॉम को छोड़ दिया, और जब मैं 14 साल की हुई तो आपने तलाक ले लिया, और जब मैं 16 साल की थी तब मैंने आपको आखिरी बार हॉस्पिटल में देखा और वहीं आपकी मृत्यु हो गई। यहाँ मूरी बहुत ही ज्यादा भावुक हो जाती है और फिर ये सारे लोग समुद्र के बीच बने एक आखिरी लैब में पहुंचते हैं जहाँ वे रिसर्च कर रहे हैं कि उस मादा एलियन के ब्लड सैंपल से टॉक्सिन बनाया जा सके। मूरी बताती है कि हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, इसीलिए आपको वर्तमान समय में वापस जाना पड़ेगा और वहां जाकर बड़ी तादाद में यह जहर बनाना होगा ताकि जैसे ही ये एलियंस हमला करें हमारे पास उनसे लड़ने के लिए हथियार तैयार हो। मूरी कहती है कि मुझे अपने पिता पर पूरा भरोसा है कि वह इस काम को पूरा करेंगे और मूरी को जहर बनाने में सफलता मिल जाती है। वह डैन को कहती है कि अब आपको वापस जाना होगा, लेकिन डैन कहता है कि मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। पर मूरी उसे समझाती है कि अगर आप वापस जाएंगे तभी भविष्य को बचा पाएंगे। तभी मादा व्हाइट स्पाइक होश में आ जाती है और चिल्लाने लगती है, जिससे चारों तरफ एलियंस भर जाते हैं। डैन को वापस भेजने की तैयारी शुरू होती है और मूरी डैन को उस जगह ले जाती है जहाँ से वह वापस जा सके। तभी एक व्हाइट स्पाइक मूरी को घायल कर देता है। डैन मूरी से कहता है कि वह उसे छोड़कर नहीं जाएगा। तब मूरी बहुत भावुक होकर कहती है कि मुझे उन सारी बातों के लिए माफ कर दीजिए जो मैंने गुस्से में कही थी, मैं भी आपसे प्यार करती हूँ। तभी वह एलियन मूरी को नीचे खींच लेता है और डैन उसे बचाने के लिए उसके पीछे कूदता है। तभी टाइम मशीन एक्टिवेट हो जाती है और डैन अपने समय में वापस आ जाता है। लेकिन डैन बहुत गहरे सदमे में होता है क्योंकि उसने अपनी बेटी को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा है। डैन के पास वह टॉक्सिन है और वह कहता है कि जितनी कॉपियां बना सकते हो बना लो, क्योंकि यही एक हथियार है जिससे इन एलियंस को मारा जा सकता है। डैन देखता है कि चार्ली भी जिंदा बच गया है। तभी खबर आती है कि टाइम मशीन खराब हो चुकी है और अब कोई भी भविष्य में नहीं जा पाएगा। इसका मतलब है कि अब हमें उन एलियंस के यहाँ आने का इंतजार करना होगा। डैन अपने घर पहुंचता है और एमी को देखकर बहुत खुश होता है और बताता है कि उसने भविष्य में मूरी को देखा और मूरी ने ही यह जहर बनाया है जिससे पूरी दुनिया को बचाया जा सकता है। डैन डोरियन के पास पहुंचता है और पूछता है कि क्या तुम्हारे पास वह एलियन का नाखून है? डोरियन कहता है हाँ। तब डैन कहता है कि अभी हमारे पास दुनिया बचाने का मौका है। वे नाखून लेकर चार्ली के पास पहुंचते हैं और चार्ली जब उस नाखून की जांच करता है तो वह बताता है कि उस खून के अंदर चीन के ज्वालामुखी की राख मिली है। लेकिन एलियंस ने तो सबसे पहले रूस पर हमला किया था और रूस में कोई ज्वालामुखी नहीं है। इसका मतलब है कि वे नाखून चीन के ज्वालामुखी के हैं और इस चीज का पता लगाने के लिए उन्हें एक ज्वालामुखी एक्सपर्ट के पास जाना होगा। तब डैन को अपनी क्लास का वह बच्चा याद आता है जो हमेशा ज्वालामुखी की बातें करता था। वे उस बच्चे के पास पहुंचते हैं और वह बताता है कि 1946 में चीन में ज्वालामुखी फटा था और उसकी राख रूस तक गई थी। यहाँ डैन को पूरी बात समझ में आ जाती है कि एलियंस 1946 से ही पृथ्वी पर आ चुके थे और वे बर्फ के नीचे दबे हुए थे और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से 2048 में वे बाहर आए। डैन सरकार से बात करता है लेकिन सरकार रूस में घुसने की अनुमति नहीं देती क्योंकि वहाँ की स्थिति खराब है। तब डैन को लगता है कि उसे चोरी छिपे वहाँ जाना पड़ेगा और वह अपने पिता जेम्स के पास मदद के लिए जाता है। जेम्स को जब पता चलता है कि डैन की जिंदगी खतरे में है तो वह मान जाता है। वे टॉक्सिन की बहुत सारी कॉपियां लेकर रूस पहुंचते हैं और बर्फ को पिघलाकर नीचे देखते हैं तो उन्हें वहां एक बड़ा सा यान मिलता है जिससे यह पता चलता है कि ये एलियंस पृथ्वी के नहीं हैं बल्कि बाहर से आए हैं। यान के अंदर उन्हें बहुत सारे एलियंस मिलते हैं जो गहरी नींद में सोए हुए हैं। वे एक एक करके एलियंस को टॉक्सिन देना शुरू करते हैं जिससे वे मरने लगते हैं। लेकिन तभी एक एलियन जाग जाता है और बाकी सबको जगा देता है जिससे वे उन पर हमला करने लगते हैं। डैन कहता है कि हमें इस पूरे यान को ही धमाके से उड़ाना होगा। डैन टॉक्सिन लेकर बाहर आ जाता है लेकिन उसे पता चलता है कि एक मादा एलियन वहां से भाग गई है और अगर वह जिंदा बच गई तो वह फिर से बहुत सारे एलियंस को जन्म देगी। इसलिए डैन और जेम्स उसके पीछे लग जाते हैं और उसे ढूंढ लेते हैं। वह एलियन बहुत ताकतवर है लेकिन डैन उस पर टॉक्सिन से हमला करता है और उसे घायल कर देता है। जेम्स डैन को बचाने के लिए अपना खून बहाकर उस एलियन का ध्यान अपनी ओर खींचता है और अंत में डैन उस एलियन के मुंह में टॉक्सिन डाल देता है जिससे उसका पूरा शरीर पिघलने लगता है और वह मर जाती है। अंत में डैन अपने परिवार के पास पहुंचता है और उसने अपने पिता को भी माफ कर दिया है। वह बहुत खुश होता है और यह निश्चय करता है कि वह अब कभी अपने परिवार को नहीं छोड़ेगा क्योंकि उसे भविष्य की गलतियों का पता चल गया था और वह उस गलती को दोबारा नहीं करेगा। और यहीं पर फिल्म खत्म हो जाती है। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। इसे लाइक और शेयर करें।